नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हर साल यमुना में हमें इस प्रकार की फ्रोथ देखने को मिलती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रोथ होती क्या है, यमुना में ये क्यों दिखती है, इसके क्या कॉजेज़ होते हैं और इसके क्या डेंजर होते हैं, इवन इसके रिमूवल के भी क्या डेंजर हैं। सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करेंगे। काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल अपने हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, फ्रोथ क्या होती है। ये मास होता है स्मॉल बबल्स का लिक्विड में। लिक्विड है, उसमें जो छोटे छोटे स्मॉल बबल्स का मास होता है उसको हम फ्रोथ बोलते हैं। किसकी वजह से होता है? एजिटेशन की वजह से, फर्मेंटेशन की वजह से, या फिर सेलिवेटिंग की वजह से। फ्रोथ अगर किसी भी रिवर में है तो ये साइन है पॉल्यूटेड रिवर का। किसी भी रिवर में अगर फ्रोथ है तो ये क्या बताता है कि वो जो रिवर है वो क्या है? पॉल्यूटेड है। फ्रोथ साइन होता है पॉल्यूटेड रिवर का। एक्सपर्ट्स के माने तो अनट्रीटेड और पुअरली ट्रीटेड जो इफ्लुएंट होता है, इफ्लुएंट का होता है मुख्यतः जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे इफ्लुएंट बोलते हैं, या फिर सीवेज ट्रीटमेंट का भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है अगर अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया है तो वो इफ्लुएंट है। तो एक्सपर्ट्स की माने तो अनट्रीटेड और पुअरली ट्रीटेड इफ्लुएंट को जब हम रिवर में रिलीज़ कर देते हैं तो उसकी वजह से फ्रॉथिंग होती है। यहाँ पे सीवेज नेटवर्क और इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसकी वजह से भी टॉक्सिक फ्रोथिंग होती है। अगर डिकम्पोजिंग वेजिटेशन है, उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी फ्रॉथिंग कर सकता है। इसके साथ साथ जो फिलामेंटस बैक्टीरियाज होते हैं वो भी फोम बना सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य कारण होते हैं। अनट्रीटेड और पोरली ट्रीटेड इफ्लुएंट हैं, सीवेज नेटवर्क और इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ऑर्गेनिक मैटर है और फिलामेंटस बैक्टीरिया है। इसके साथ साथ जो पेपर इंडस्ट्रीज और शुगर इंडस्ट्री के पॉल्यूटेंट्स हैं वो भी फोम क्रिएट कर सकते हैं। मुख्यतः जो फॉस्फेट्स होते हैं और जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं वो रिवर में फ्रोथ को कॉज करते हैं। डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से बताइए क्या पॉजिटिव एजेंट है फ्रोथ का रिवर्स में, तो आपने सीधा आंसर देना है फॉस्फेट्स या सर्फेक्टेंट्स। जो भी इसका ऑप्शन होगा तो वो इसका आंसर होगा। अगर दोनों ऑप्शन हो गए तो आपने देखना है बोथ 1 और 2, क्योंकि फॉस्फेट्स और दूसरा आता है सर्फेक्टेंट्स, ये दो कोज करते हैं फ्रोथ रिवर्स में। अब हमने कॉजेज तो देख लिए, सवाल है कि इसको रोका कैसे जा सकता है। देखिए, जो भी डिटर्जेंट्स का यूज़ करना है वो बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए। फिर हमारे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि अनट्रीटेड या फिर पोरली ट्रीटेड जो वेस्ट है उसको रिवर में ना छोड़ा जाए, अच्छे से ट्रीट कर कर ही वेस्ट को रिवर में छोड़ा जाए। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फिर जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसे हमें स्टॉप करना पड़ेगा, और रिवर का जो फ्लो है उसको भी इंक्रीज़ करने की आवश्यकता है। सवाल है कि अभी तक जो यमुना में फ्रोथ बनता है इसको रिड्यूस या रिमूव करने के लिए कोई स्टेप्स लिए गए हैं? तो देखिए, यमुना मॉनिटरिंग कमेटी ने DPCC, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहा है कि वो इस पूरे के पूरे मैटर, जो यमुना में ये फ्रॉथ बनती है, इस पूरे मैटर को इंस्पेक्ट करें और एक रिपोर्ट सबमिट की जाए। इस रिपोर्ट को CPCB के तहत सबमिट किया गया और यहाँ पे सजेस्ट किया गया कि जो फॉर्म की फॉर्मेशन है वो सिर्फ 2 लोकेशंस में देखने को मिलती है, ITO के डाउनस्ट्रीम और ओखला बैरेजेस में। अब देखिए, इस साल के जून में DPCC ने जितने भी सोप्स और डिटर्जेंट्स होते हैं जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं, सेट किए गए हैं, उन स्टैंडर्ड्स को वो मीट नहीं करते हैं। इस प्रकार के जितने भी सोप और डिटर्जेंट्स हैं उनकी सेल, स्टोरेज और उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको कम्प्लीटली बैन कर दिया गया था। अब यहाँ पे ये फोम का जो रिमूवल है उसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। देखिए, कुछ एनवायरमेंटलिस्ट के मुताबिक जो केमिकल इस फ्रॉथ को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है वो कई प्रकार की स्किन डिजीज़ को कॉज कर सकता है, आई इरिटेशन को कॉज कर सकता है, और इवन लॉन्ग रन में वाटर को वो पॉल्यूट भी कर सकता है। अगर इस प्रकार के केमिकल्स के आगे ज़्यादा समय के लिए कोई व्यक्ति एक्सपोज हो जाता है तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की वजह से कई न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ और हार्मोनल डिसबैलेंसेस भी हो सकते हैं। तो ये इसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। इसलिए बोला जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो क्योर से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, इसलिए इसकी प्रिवेंशन पे हमें काम करना चाहिए, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सोप और डिटर्जेंट्स क्या होने चाहिए? बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए। हमारा जो
इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसको रोकना चाहिए। इसके साथ साथ जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसे इम्प्रूव करना चाहिए ताकि जो यमुना रिवर है वो ख़राब ना हो, वहाँ तक जो इफ्लुएंट है अनट्रीटेड या फिर पुअरली ट्रीटेड इफ्लुएंट वहाँ तक ना पहुँचे, फॉस्फेट्स और सर्फेक्टेंट्स वहाँ तक नहीं पहुँचे, तो यमुना पोल्यूट नहीं होगी और उसमें जो फ्रॉथ बनता है वो नहीं बनेगा। ये इस लेक्चर का एनालिसिस था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड मैंने और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस को कवर किया है। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए आप हमारी पेज को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी पेज को कंटेफे की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटेफे और जीके टिक्स कैसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।